Good morning, students. So, we were discussing about the chapter Politics of Planned Development. हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे Politics of Planned Development के बारे में. Politics of Planned Development. There are many things which we have discussed till yet. क्या क्या थी? The very first thing which we have discussed is the political contention. सबसे पहले हमने बात करी political contention के बारे में. क्या हमने करा? Let's brush up once. We have discussed that in a democracy or in a democratic country, the final decision must be a political decision taken by people's representative who are in touch with the feeling of the people. जब भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे होते हैं तो डिसीजन किसे लेना चाहिए? उन लोगों को जो कि लोगों के साथ टच में है. और ये कौन होते हैं? ये हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको कि हम खुद इलेक्ट करके आगे भेजते हैं. आगे हमने देखा that after independence everyone agreed that the development of India will take place by economic growth along with social and economic justice. When we get our independence, one thing was very clear. सभी क्लियर थे इस बारे में कि इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो कब हो पाएगा? जब हम इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर तरीके से ग्रोथ करेंगे. There was a disagreement on the kind of role that the government must play in ensuring economic growth with justice. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पर उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर भी दो मॉडल्स थे. एक था यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल और दूसरा था यूएसए का कैपिटलिस्ट मॉडल. और हमारे यहाँ पर भी कम्युनिस्ट अलग, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट दो पार्ट्स में बटे हुए थे. तो इकोनॉमी को कैसे करें, इसका जो था डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हम ढंग से कर पा रहे थे. तो फाइनली इंडिया ने क्या ऑप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया. अब व्हेन वी बिगिन और व्हेन वी थॉट अबाउट द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, कैसे हम अपना डेवलपमेंट शुरू करें, ये जो चीजें हैं ये दिमाग में आने लगी. तो ये भी हमने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लेकर हम लोगों ने चीजों को हम आगे ले गए. क्या क्या थी वो, कैसे हुआ शुरू? जब हम आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या चीजों के बारे में हम बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट. हम किसी छोटी सी चीज को लेके डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ही एक सहमति बनना बहुत जरूरी होती है. और यहाँ तो हम पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialist country of the West. ये एक और प्रॉब्लम थी. हम क्या सोच रहे थे? डेवलपमेंट के लिए सीधा हम वेस्ट की तरफ देखते थे. तो क्योंकि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत था तो लगा सबसे पहले मॉडर्निटी आना बहुत जरूरी है. एंड modernization was associated with the ideas of growth, materialistic progress and scientific rationality. ये तीनों चीजें जो हैं वो important रोल प्ले कर रही थी आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट में. हम किस उस पे पहुंचे कि जब हम आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वी आर लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट. वहां जैसे हो रहा है वही हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ we made up our mind on planning. अब प्लानिंग जरूरी क्यों है या क्या थी प्लानिंग? प्लानिंग देखो, डिस्प्राइड फ्रॉम वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑन वन पॉइंट दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर. एक चीज बहुत क्लियर थी इंडिया में
कि डेवलपमेंट को खाली प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ देना सही नहीं रहेगा. सो देयर वाज द नीड फॉर गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिजाइन अ प्लान फॉर डेवलपमेंट. व्हेन वी बिकम इंडिपेंडेंट, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं था. 2-4 छोटी मोटी कॉटन मिल्स थी सूरत में, प्राइवेट ओनर्स की थी, तो उनके बेस पर हम डेवलपमेंट नहीं रख सकते. तो सबसे पहले तो जरूरत ये थी कि गवर्नमेंट एक डिजाइन प्लान करे जिस बेस पर हम आगे चलें. अब इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे. इन 1944 द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट दे हैव ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री दैट इज नोन एज बॉम्बे प्लान. वो हम बॉम्बे प्लान हम बोल सकते हैं हमारा पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान था. बट सून आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग एज प्राइम मिनिस्टर इट्स चेयरपर्सन. जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम लोगों ने क्या बनाया? हम लोगों ने बनाया प्लानिंग कमीशन. एक चीज हमेशा याद रखना, प्लानिंग कमीशन के जो हेड हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रहते हैं. प्लानिंग कमीशन का नाम ही जो है वो चेंज होकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 में. उससे पहले ये प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था. काम वही कर रहा है, ये सिर्फ नेम चेंज हो गया है. अब वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे इन द बिगनिंग जो कि लिए गए प्लानिंग के लिए? सबसे पहला इनिशिएटिव तो लिया गया दैट वी प्लान 5-year सिस्टम. 5-year प्लान सिस्टम जो है वो हमने तैयार किया. अब द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट जो बना, इट वॉज रिलीज इन December 1951 एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द कंट्री. क्योंकि हमारा पहला प्लान था, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि पता नहीं क्या चीज आएगी, नई चीज थी बिल्कुल हमारे लिए. अब द एक्साइटमेंट विद प्लानिंग रीच्ड इट्स पीक विद द लॉन्चिंग ऑफ सेकेंड 5-year प्लान इन 1956 and it continued somewhat till the end of the third 5-year plan, that is 1961. तो ये जो 15 साल रहे, ये बहुत एक्साइटमेंट के, इनिशिएटिव्स के, बहुत कुछ करने के रहे. नाउ on the basis aim of the planners was to raise the level of the national income, which could be possible only if people save money than they spend. What we see here that basic point क्या था? बेसिक पॉइंट ये था कि जितना ज़्यादा इनकम हो हमारी जो सेविंग्स हैं वो उसी के प्रपोर्शन में हो. जितना इनकम हो, 10 रुपए इनकम है तो एटलीस्ट 3 रुपए हम बचा के चले. जहाँ ये बैलेंस आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली इंडिया जो है वो डेवलपमेंट के फेज पे आगे बढ़ता चला जाएगा. So the first 5-year plan we have already discussed that purely was based on agriculture. Totally agriculture के ऊपर डिपेंड था. We have specific reasons for that because agriculture was a single thing that Indians were got perfection in. और कुछ हमें आता ही नहीं था. So पहली चीज तो ये थी कि जो हमें आता है हम उसी में परफेक्शन ले आए. तो पहला प्लान पूरी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. नाउ सेकेंड 5-year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज. इट वाज ड्राफ्टेड बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ P.C. महालोनबिस. ही वाज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट. उनके नेतृत्व में जो यह सारा प्लान बना था. पहला 5-year प्लान was very successful. जो पर कैपिटल इनकम है वो भी हमारी बढ़ी, तो हमने फटाफट इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया. लेकिन यही हमारा थर्ड 5-year प्लान में रहा. अब इन 10 सालों में बहुत सारी कमी जो है हमारे 5-year प्लान की वो हमें समझ में आई या हमारे
सामने जो निकल के सामने आती हैं। इसीलिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट 4th 5-year प्लान से पहले हम लोगों ने एक प्लान हॉलीडे लिया कि कहाँ क्या प्रॉब्लम रह गई। तो 2 मेन फैक्टर्स वर देयर। वो कौन कौन से थे? पहला तो था हमारा एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज का। क्या था? पहला था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। दूसरा था पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज में क्या था? देखो, आफ्टर फर्स्ट 2 प्लान्स एग्रीकल्चर कुड नॉट डेवलप एट अप्रिशिएबल लेवल, और वी इंडियंस जो है, हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। 2-3 साल का सूखा भी पड़ा था उसमें, दिस वॉज ऑल्सो अ रीजन। लेकिन एक गांधीयन इकोनॉमिस्ट हुए हैं जेसी कुमारप्पा, ही प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दैट पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज थी जो इंडिया में सबको करना आता था। दूसरा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी हमारे पास, और सारे घर के लोगों को खाली एग्रीकल्चर में झोंकने से बेटर जेसी कुमारप्पा ने बोला कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर दिया जाए, ताकि से विद इन द विलेज या आसपास विलेज के क्या हो, लोगों को रोजगार मिले। उससे एक फायदा ये होगा हमें, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर हम प्लान में हम देखते हैं वी हैव गॉन थ्रू हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें क्या हुआ? मोबिलाइजेशन हो गया रूरल पॉपुलेशन का अर्बन सेक्टर्स में। अब वहां प्रॉब्लम आई, इतने सारे लोगों को शहर में बसाना, खपाना, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो बहुत मुश्किल था, और इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रभावित हुआ। कैसे? लेट फॉर एन एग्जाम्पल, 1 बीघा जमीन थी जिस पर 4 लोग काम करते थे, 2 लोग शहर कमाने के लिए चले गए, 2 रह गए, तो काम करने वाले कम हो गए, तो प्रोडक्शन भी थोड़ा कम हो गया। तो और हमारा वहाँ अर्बन एरियाज पर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो गया। तो कुमारप्पा के अकॉर्डिंग अगर हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान देंगे तो हम ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगे। अब सम अदर थॉट्स दैट विदाउट अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देयर कुड बी नो स्पेस फ्रॉम द साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। एक ग्रुप ऐसा था इकोनॉमिस्ट का जो ये सोच रहा था कि जब तक हेवी इंडस्ट्रीज पे वर्कआउट नहीं करेंगे हम लोग, तब तक भैया हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों ही चीजें थी जो हमारे पैरेलल में हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। इंडिया ने ऑप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर एलिमेंट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों एक साथ है। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, और हर चीज में आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है। तो इसीलिए हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी निकल के सामने आई। लेकिन यहाँ भी जो क्रिटिक्स हैं, दे आर्ग्यूड दैट द प्लानर्स रिफ्यूज टू प्रोवाइड द प्राइवेट सेक्टर विद इनफ स्पेस and that stimulates to grow. And one thing more, the enlarged public sector produced powerful vested interests that create enough hurdles for private capital. अब देखो, ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है, ये प्रॉब्लम आनी थी। प्राइवेट सेक्टर वाले चाहेंगे कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का जो है प्रेशर उनके ऊपर ना हो, बहुत सारी बातों में दे वांट कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। तो ये कंट्रोवर्सीज जो है ये इन 10 साल के प्लान्स में हमारी जो है वो रहती हैं। सो हियर वी सी दैट फर्स्ट 5-year प्लान के मेजर आउटकम्स क्या थे? द अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर प्लान डेवलपमेंट वर एट बेस्ट realizing the goal of economic development of the country and well-being of all its citizens. Those who benefit from unequal development soon become politically powerful and made it even more difficult to move in the
डिजायर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए हम देखते हैं 3 मेजर आउटकम्स के हर हिसाब से हम बात करते हैं। पहला तो हम देखते हैं इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है वो पड़ी हमारी कैसे। ड्यूरिंग फर्स्ट 2 plans, foundation of India's future economic growth were laid. Mega dam projects like Bhakra Nangal, Hirakud for irrigation and power generation were built up. Now, some of the heavy industries in public sector like steel plants, oil refineries, manufacturing units, defense production, etc. were started during this period. तीसरा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फाउंडेशन क्या पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज एम्पावर्ड वेरी नाइसली, है ना। लगातार इन सब चीजों के ऊपर जो है वो स्ट्रांगली हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। आगे सेकेंड इंपॉर्टेंट बिल्डअप पे हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म हमारा। कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदार्स जो था, जमींदारी सिस्टम जो कि ब्रिटिश एरा से चला आ रहा था, दैट वाज अबॉलिश्ड। अटेम्प्ट्स एट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ब्रिंगिंग स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड टुगेदर इन वन प्लेस वाज इनिशिएटेड। टुकड़ों में जो खेती हो रही थी उसको खत्म करके एक जगह पर हो जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, इस चीज पर जो है वो जोर पड़ा। और हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव जो है वो यहाँ पर जाकर डलती है ना। बेस जो है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन का यहाँ पर हमको पढ़ता हुआ दिखाई देता है। हम डिटेल में बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, अभी थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन समझो। देखो, ड्यूरिंग 1960 द गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्डिंग variety of seeds, fertilizers, pesticides and better irrigation at highly subsidized price, बहुत सस्ते दामों पे अवेलेबल करवाए। This is termed as green revolution. The rich peasants and the large landholders were the major beneficiaries out of this. Some regions like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, they become agriculturally prosperous while other remain backward only. In 1970, a rural development program was called out. इसको Operation Flood बोला गया. That was started. Operation Flood organized cooperatives of milk production या milk producers into a national-wide milk ring with the purpose of increasing milk production. This term is led as White Revolution. और वर्गीस कुरियन जिन्होंने इसको शुरू किया था, ही इज नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। उनको इंडिया के मिल्क मैन के रूप में जाना जाता है। और बहुत सारी चीजें जो है वो एसोसिएट है इससे, वो हम देखेंगे बाद में। अब इन सब चीजों के बाद में क्या हुआ, लेटर डेवलपमेंट जो है वो क्या हुए, देखो 67 के बाद we witnessed many new restrictions on private industries. 14 private banks were nationalized. Between 1950 and 1980, the Indian economy grew a sluggish per income of 3 to 3.5%. Now, the presence of inefficiency, corruption, etc., it forced people to lose faith in country's economic system. Thus, it results in decreasing the significance of state in India's economy from 1980 onwards. ये जो है ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिली बाद में जाके। Now there are many more things that had happened during this. सबसे पहला तो था कि due to the rising global demand for iron, the reserved iron resources of Orissa had been an important investment destination to be signed as a memorandum of understanding to bring in capital investment and employment opportunities. Some conflicts arose in Orissa, like tribal population feared to be displaced from home, and the environmentalists जो हैं
दे बिकम वरीड अबाउट द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। लेकिन ये जरूरी था, बहुत सारी जगह पे जरूरी था, क्योंकि अगर हमें प्रॉस्परस होना है तो उस वक्त जरूरी था हमारे लिए आयरन और ओर की उस डिमांड का हम फायदा उठाएं, और हमारे पास ओडिशा में जो खजाना दबा पड़ा है आयरन ओर का, उसको आगे ले जाए। प्रॉब्लम्स आई, ट्राइबल पीपल को कहाँ सेटअप करेंगे नो, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम से लड़ा गया, जूझा गया और बाहर भी निकला गया। Now development refers to the process of living standard of attaining an economic level of industrial production. But immediately after independence, the Indian government took up the task of poverty elimination, social and economic redistribution and development of agriculture. हमारी इनिशियली बिगनिंग के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, दे हैव अ बिग विजन। उनको पता था कि ये जिस इंडिपेंडेंस जो अभी हम इतने खुश हो रहे हैं मिलने से, वो बहुत मुश्किल रहा है। जहां पर आपको पॉवर्टी है इतनी ज्यादा, उसको हटाना है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है, मतलब जीरो से शुरू करना है। जीरो के कई माइनस से हमको जो है चीजों को आगे शुरू करना था। ये चीज जो है वो हमारे लीडर्स बहुत अच्छे से जानते थे। नो, प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटी टू अचीव नेशनल गोल्स। तभी तो जरूरी था प्लानिंग इसलिए हमारे लिए। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर एंड फॉर्म्ड अ प्लानिंग कमीशन टू फुलफिल the basic necessities of life like advanced education, medical care, technological skill, है ना। तो बॉम्बे प्लान जो है that was drafted so to take early initiatives in the field of the industrialization. Thus we see before independence the need for planning was felt to set up National Planning Commission in 1930 to collect data and setting game as well as opt for 5-year plan and annual budget. तो हम देखते हैं 47 में तो हम आजाद हुए, लेकिन प्लानिंग कब से चल रही है हमारी 1930 से। क्यों 35 में इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था, उसमें उसके बाद तो समझो टाइम निकाला ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कि किस तरह से कितना ज्यादा टाइम वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो द विजन वॉज वेरी मच ब्रॉडर, सबका विजन बहुत ब्रॉडर था। फर्स्ट 5-year प्लान हम देखते हैं जो कि 51 से शुरू हुआ, वो ड्राफ्ट किया था के.एन. रॉय ने। के.एन. रॉय जी थे हमारे, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था और इन्होंने बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया डैम्स एंड इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म टू रेज द नेशनल इनकम ऑफ द पीपल। सेकेंड 5-year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। तो इसी तरह हम बढ़ते चले गए। India did not follow capitalist or socialist economy but opted a mixed economy to coexist private and public sector also to attain rapid economic development aiming at social welfare and private owned means of production to be regulated by the state. ओपन विजन रखा, बहुत गड़बड़ नहीं की बिल्कुल भी कि भैया नहीं ऐसा करते हैं, अभी प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं बाद में देखेंगे। तो बहुत लंबा जो प्लानिंग है हमारी वो इन सारी चीजों के पीछे थी। अब ड्यूरिंग द प्लानिंग हम क्या देखते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, तो कि एग्रीकल्चर बेस है भाई इंडिया का, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। हम देखते हैं कि बिटवीन 65 और 67 सिवियर ड्रॉट पड़ा बहुत हमारी कंट्री के ऑलमोस्ट पूरे पार्ट में, स्पेशली बिहाइंड में तो फेमाइन सिचुएशन आ गई थी। और सो ऑन द अदर हैंड फूड प्राइसेस जो है दे हिट वेरी हाई इन बिहार, और ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ जोनिंग ट्रेड एंड फूड अक्रॉस स्टेट्स वाज प्रोहिबिटेड विच रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार। तो सारा काम किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी के बाद हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसने एम्फेसिस किया और न्यू स्ट्रैटेजीज ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, टू बी ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। ये तो मतलब एक बहुत प्लान्ड उसमें हमने सारी चीजों को तैयार किया और हम आगे चले। सो वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे। The Green Revolution in India refers to a period when Indian agriculture was converted into an industrial system
due to the adoption of modern methods and technologies such as high yield seeds, tractor, irrigation facilities, pesticides, fertilizers. Now it was mainly found by M.S. Swaminathan. This was the part of the large green revolution endeavor initiated by Norman Borlaug, which leveraged agriculture research and technology to increase agriculture productivity in the developing world. बेसिक उन्होंने किया था. अब यहाँ हम क्या देखते हैं? Under the primership of Congress leader Lal Bahadur Shastri, the Green Revolution of India, it commenced in 1965. That led to an increase in food grain production, especially in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. Now, major milestone in this undertaking were the development of high yield varieties of wheat and rust resistant strains of wheat. However, we see that agriculture scientists जो थे हमारे स्वामीनाथन और social activist Vandana Shiva, they are of the opinion that it caused great long-term sociological and financial problem for the people of Punjab and Haryana. ऐसा उनको लगता था, ऐसा उन दोनों का ऐसा मानना था. However, it proved to be a useful measure and was pioneer in helping the then Indian government to independently produce necessary crops in her own country instead of depending on foreign exports. अब ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? पहले सबसे पहले इस चीज को समझो भाई. कंट्री में खाने की कमी हो गई है, कमी हो गई, सूखा पड़ा, तो बाहर से अनाज इंपोर्ट करने की नौबत आ गई. तो एक रीजन क्लियर हुआ कि भाई इतना तो सेल्फ डिपेंडेंसी हम में हो कि अगर 2-3-4 साल सूखा पड़ जाए तो हमारे पास इतना अनाज भरा हुआ हो हमारे गोदामों में, कोल्ड स्टोरेज में, कि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ना रहे. ये रीजन जो है ये लेके हम लोग चले थे. तो और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड ऑल थे वो सब भी इसी को चाह रहे थे. और ग्रीन रेवोल्यूशन जो था दैट पायोनियर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पहला सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप था जो एग्रीकल्चर इसके लिए लिया गया. अब एक और नुकसान होता है ये सब करने से कि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन फॉरेन एक्सपोर्ट and whose policies were often misused by the foreign nation to blackmail India to serve their own political purpose and get dominated by those nations. अब पैसा है नहीं, अनाज लेने के लिए भी आपको WHO से, वर्ल्ड बैंक से, कहीं से आपको लोन लेना पड़ रहा है. अब वो लोन तो देंगे आपको, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनके अंडर में काम करना पड़ेगा. तो इस चीज से जो है हम बाहर आ जाए. ऐसा हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनका ऐसा सोचना था उस वक्त पे. अब वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना पहला एम यही था हमारा कि वीट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए. बाद में बहुत सारी चीजों में हम देखते हैं ये चीज ग्रीन रेवोल्यूशन की झलक हमें दिखाई देती, पर बेसिक चीज यही थी हमारी. So we can say that the main development was higher yielding variety of wheat for developing rust resistant strains on the wheat. अब क्या हुआ इससे? हम देखते हैं कि the introduction of high yield variety of seeds हुआ, फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी इम्प्रूव्ड आई, इरिगेशन के टेक्निक्स जो है वो बढ़ रहे. जितने भी केनाल सिस्टम में नॉल आपको पंजाब में मिलने को मिलता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का ही नजरिया है. अब इससे इन सब से क्या हुआ कि वी वर एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ग्रेन और हम सेल्फ डिपेंडेंसी जो है इंडिया की वो आ गई. मतलब कंट्री जो है हमारा सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन फूड ग्रेन्स. अब इससे क्या होता है? thus improving agriculture in India. Now the methods adopted included the use of high yield variety of seeds. High yield variety of seeds बहुत बार आ रहा है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है
ऐसे सीड्स का इस्तेमाल जो कि ज्यादा प्रोडक्शन दें, ठीक है, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया गया। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हैज प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स इन फ्यूलिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन इंडिया। तो ये हम जो है अच्छा, एक चीज और, ड्यू टू द राइज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये नुकसान भी हुआ हमें इन फर्टिलाइजर्स, देयर वाज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सॉइल एंड द लैंड, जिसकी वजह से काफी आगे चल के हमको लैंड डिग्रेडेशन जो है इसका सामना करना पड़ा। और बहुत सारी चीजें हैं जो एसोसिएटेड हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से ही। क्या क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन पंजाब और लेट 60s में जाते जाते और पार्ट्स में भी ये होने लगा, है ना। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम इसको और अच्छे समझने के लिए। देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इंडियाज ग्रेन इकोनॉमी वॉज हैंडेड ऑन अनलिटरल रिलेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। Consequently, क्या हुआ? When India gained independence, the weakened country quickly became vulnerable to frequent famine, financial instabilities, and low productivity. These factors formed a rationale for the implementation of Green Revolution as a development strategy of India. ब्रिटिशर्स के टाइम में देखते हैं कभी वो इंडिगो की खेती करा रहे हैं, कभी किसी की करा रहे हैं। अब इन सब से क्या है, लैंड बैरन हो जाता है। धीरे धीरे करके बहुत सारा जो लैंड है इंडिया का वो बैरन होता चला गया और 64 से 67 तक जो है बहुत फ्रीक्वेंट फेमाइन्स हमारे यहाँ पर आए, सीवियर ड्रॉट्स आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई, है ना। कंट्री की अच्छा, हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मर तो लोग कम रहे हैं और पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो क्या हुआ, ग्रोइंग पॉपुलेशन एक अलग प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी साथ साथ में चल रही थी। ओवरऑल हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारा दैट वाज नीड ऑफ द आवर। अगर वो नहीं आया होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। तो नो डाउट ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में बहुत ज्यादा मदद हमारी करी, लेकिन हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी नजर आते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी नजर आते हैं। तो क्रिटिसिज्म के भी कुछ पॉइंट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इट यील्डेड ग्रेट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। शुरू में तो बहुत प्रॉस्परस हुए वो लोग जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। बट द ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्टेट्स एग्रीकल्चर आउटपुट सपोर्टिंग इंडियाज ओवरऑल इकोनॉमी। लेकिन 1970 के एंड में हम देखते हैं पंजाब वॉज प्रोड्यूसिंग 70% ऑफ द कंट्रीज टोटल फूड ग्रेन एंड फार्मर्स इनकम वर इंक्रीजिंग बाय ओवर 70%. Punjab's prosperity following the Green Revolution became a model to which other states aspired to reach. However, despite the initial prosperity experienced in Punjab, the Green Revolution was met with much controversy throughout the India. अब इनिशियली बिगनिंग में भैया बढ़िया तरीके के सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सब बढ़िया बढ़िया नजर आ रहा है हमको, है ना। तो पंजाब में सब फर्टाइल है सबसे, तो रिजल्ट्स भी सबसे पहले वहां अच्छे आए। बाकी जो स्टेट्स हैं उनको भी लगने लगा कि भैया जैसे ये कर रहे हैं हम क्यों नहीं कर लें, हम भी ऐसा कर लें। लेकिन यहाँ से क्रिटिसिज्म शुरू होता है। Criticism on the effect of Green Revolution include the cost for many small farmers using high yield seeds, with their associated demands of increased irrigation system and pesticides. अब एक केस स्टडी हुई पाई गई इंडिया में, इसमें क्या हुआ, where farmers are buying Monsanto BT cotton seed, sold on the idea that these seed produce natural insecticides. In reality, they need to still pay for expensive pesticides
an irrigation system, which might lead to increase borrowing to finance the change from traditional seed varieties. Now, many farmers have difficulty in paying the expensive technologies, especially if they have a bad harvest. So, these high cost of cultivation push rural farmers to take out loans, typically at a very high interest rates. Over borrowing commonly entraps farmers into a cycle of debt. पंजाब हरियाणा शुरू से प्रॉस्परस स्टेट्स रहे क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल है, वाटर फैसिलिटीज यहाँ पर शुरू से बहुत अच्छी है। अब इसी को जब बाकी जगह पर इस्तेमाल किया गया तो क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज कम थी, इन हाई यील्ड सीड्स की कॉस्ट ज्यादा थी, इनमें ज्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना, तो सारी चीजों का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ा। लेकिन पंजाब के फार्मर्स की प्रोस्पेरिटी का लालच देखते हुए बहुत सारे फार्मर्स ने क्या करा, ब्याज पे पैसा उठाने लगे अपनी खेती के लिए। तो धीरे धीरे क्या है, अब कभी मॉनसून फेल हो गया, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों को बहुत लॉस हुआ और धीरे धीरे जो है ये बहुत ज्यादा कर्ज जो है वो इनके ऊपर होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल फायदा होने की बजाय इन लोगों को नुकसान हो गया। इसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेज भी हुआ। वो कैसे हुआ कि एक्सेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इट पॉल्यूटेड वाटरवेज एंड किल्ड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ टू। Now it has caused overuse of soil and rapidly depleted nutrients, खत्म होते चले गए उसके न्यूट्रिएंट्स। सो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो बहुत लॉस हुआ। सो दीज प्रॉब्लम्स वर वेरी कॉमनली फाउंड इन द एरियाज जहां पर हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करा। एक और नुकसान हुआ इससे, दैट इट इंक्रीज रीजनल डिस्पेरिटीज ना। द ग्रीन रेवोल्यूशन है, इट स्प्रेड only in irrigated and high potential rainfield areas. So the villagers there, they were able to buy the seeds and they were fully benefited from them. लेकिन जहां पर रेनफॉल कम होती है या इरिगेशन फैसिलिटीज कम है, वहां पर किसान इन सबको करने के बावजूद भी जो है वो नुकसान में रहता है। This is how what we see पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक और चीज इसके साथ हमने देखी, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था? व्हाइट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 13 जनवरी 1970 and was the world largest dairy development program and a landmark project of India's National Dairy Development Board, NDDB. It transformed India from a milk deficient nation into the world's largest milk producing country. सबसे बड़ा बना दिया इसने इंडिया को। अब क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी सरप्रेस कर दिया हमने इस चीज में 1998 में, विद अबाउट 17% ऑफ ग्लोबल आउटपुट इन 1910 एंड 11। अब विद इन 30 years it doubled the milk available per person in India and made dairy farming India's largest self-sustainable rural employment generator. It was launched to help farmers directly in increasing their own development and to give them control of the resource they create. All this was achieved not merely by mass production, but by production, but production by the masses. So the production has since been termed as white revolution. देखो बेसिक को समझो, हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा दिया, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कब हाथ में आता है? भाई फसल ठीक ठाक घर में आ जाए तो वो मोटी इनकम आ जाती है, लेकिन अपनी रोजमर्रा के खर्चे को फार्मर कैसे पूरा करे?
हमारे विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए किया कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिससे कि घर घर जाकर दूध कलेक्ट कर लें और जिसका पैसा उन्हें क्वार्टरली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर मिले। ये कोर आइडिया था इसके पीछे, जिससे कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको वो पैसा मिल जाए। अब इट वॉज इनिशिएटेड बाय द आनंद पैटर्न एंटरप्राइजेस एट अमूल, अ डेयरी कोऑपरेटिव was the engine behind the success of the program। और जो वर्गीस कुरेन थे, the chairman and founder of Amul, was named the chairman of NDDB by the then Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri। Kuren thrust the program towards success and has been reorganized as its architect। तो ये जितनी भी डिजाइनिंग थी, प्लानिंग थी, वो सब उन्होंने करी और इसका बहुत फायदा मिला। एक फायदा ये हुआ क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें वही पूरी हो रही है और बाकी के लिए आपको गवर्नमेंट जो है वहां से खर्चा मिल ही जा रहा है, मतलब बेसिक प्रोडक्शन जब आप कर रहे हैं वो खर्चा मिल जा रहा है। तो एक रूरल आदमी जो है हमारा, उसकी जिंदगी ठीक ठाक से आगे चल रही है। तो हमारे विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। So this was all about your chapter 3rd. From next video, we will be starting chapter 4. Thank you very much.